हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 में आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्राइब्यूनल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर बेस्ड है। यूनिसिट्रल मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की तरफ से कमीशन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनिसिट्रल, है ना। तो 1996 में यूनिसिट्रल ने एक लॉ पास किया था, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली इसको पास करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड से रिलेटेड लॉ है उनको एक हार्मोनी में लेके आना था, है ना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाए और बिजनेस को, ट्रेड को इजी बनाया जाए, है ना, ताकि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो इजीली हो सके। तो वहीं से हमारा जो ये एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम शॉर्ट में आईटी एक्ट भी बोलते हैं, was passed which is based on the unicitral model law on electronic commerce। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स को इंक्रीज करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सिक्योर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एक लीगल स्टेटस देना ताकि वो कानून के दायरे में आ जाएं और आगे चल के अगर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं, इस तरह के केसेस आते हैं, तो एटलीस्ट उसमें जो है लॉ का सहारा लिया जाए, है ना। और इसके लिए जो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी अपॉइंटमेंट किया जाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्ट 2000 में बना, तो इस एक्ट में बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करे, अपॉइंट करे, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ई पेमेंट। जैसे आज की डेट में हम बहुत ज्यादा ई पेमेंट्स करते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और साथ में ही गवर्नमेंट एजेंसी के कई सारे फॉर्म्स के अंदर हम लोग फाइलिंग करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, ऑनलाइन मोड में हम उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हैं। तो इस एक्ट को 17 मई 2000 को इनेक्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था इंडिया में। और साइबर लॉज को अडॉप्ट करने वाला इंडिया उस टाइम जो है 12th नेशन बन गया था। इससे पहले 11 कंट्रीज जो थी अपने यहाँ पर इस तरह के एक्ट बना चुकी थी, और इंडिया ने भी बहुत पहले ही 2000 में इस एक्ट को हमारे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। बेसिकली ये डेफिनेशंस जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जैसे फर्स्ट है इसमें एक्सेस। एक्सेस का मीनिंग है गेनिंग एंट्री इनटू, किसी चीज में एंट्री लेना, है ना। gaining entry into, instructing or communicating with the logical, arithmetical or memory function resource of a computer, computer system or computer network. Next है addressee. Addressee means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary. मैं अगर किसी एक पर्सन को इलेक्ट्रॉनिकली कोई मैसेज भेज रहा हूँ, है ना, तो जिस पर्सन के पास वो मैसेज जा रहा है बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो पर्सन एड्रेसी कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। Affixing digital signature means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record by means of digital signature। मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स अप्लाई करना, अफिक्स करना, है ना। वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है, फिर उनको हम आगे फर्दर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में यूज कर सकते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी एजेंसी जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन कंप्यूटर। तो ये तो बेसिकली आप लोग सब जानते ही हैं। कंप्यूटर मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस or system which performs logical, arithmetic and memory functions by manipulation of electronic, magnetic or optical impulse, है ना। और इसके साथ ही इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज which are connected or related to the computer in a computer system or computer network। तो कंप्यूटर को पूरा डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह के सिस्टम को कंप्यूटर बोला जाएगा। देन कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन होगा इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग? तो कंट्रोलर मींस कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17, है ना। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। देन साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल मींस साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, इसको हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। जितने भी केसेस हैं साइबर से रिलेटेड, है ना, आपके ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड, बेसिकली वो साइबर रेगुलेशन ट्राइब्यूनल में उनकी सुनवाई होती है, ठीक है। फिर डिजिटल सिग्नेचर means authentication of any record by a subscriber by means of an electronic method। इलेक्ट्रॉनिक मेथड से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्टिफाई कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? डिजिटल सिग्नेचर कहलाएगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मींस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 35, है ना। जो सेक्शन 35 है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को डिफाइन किया गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो वीके और सिमिलर डिवाइसेस, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम जनरेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोला गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मींस कोई भी ऐसा डाटा, रिकॉर्ड, डाटा जनरेटेड, इमेज, साउंड, है ना, रिसीव्ड, सेंट और स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन लाइसेंस। लाइसेंस मींस अ लाइसेंस ग्रांटेड टू सर्टिफाई अथॉरिटी अंडर सेक्शन 24। ओरिजिनेटर मींस अ पर्सन हु सेंड्स। जैसे मैं अगर किसी को कोई मैसेज भेजूंगा, कोई इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करूंगा, तो मैं कौन हूँ? मैं ओरिजिनेटर हूँ। और जिसको भेजूंगा वो कौन होगा? अभी बताया था, एड्रेस ही होगा वो। ओरिजिनेटर मींस अ पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और कॉज एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंड, जनरेटेड, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होगा। और प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। फिर इस एक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात की गई है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सारे सेक्शन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो सेक्शन 4 में गिवन है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनका एक लीगल उनको पहचान दी गई है। ऐसे ही फिर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 5, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी सेक्शन 6 मींस गवर्नमेंट के अंदर और गवर्नमेंट की एजेंसीज के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बोला गया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का रिटेंशन मींस उनका स्टोरेज सेक्शन 7, पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेक्शन 8 एंड पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पावर, जो भी रूल्स बनाएगी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है सेक्शन नंबर 10 में। फिर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं उनके लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट होगा या उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी में अदर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होगा, कैसे होगा, क्या प्रोविजन रहेंगे, सेक्शन 17 में गिवन है। फिर कंट्रोलर के फंक्शंस क्या रहेंगे, सेक्शन 18। लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 21, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस सेक्शन 22, लाइसेंस का रिन्यूएबल सेक्शन 23,
फिर लाइसेंस को ग्रांट करना है या उसका रिजेक्शन करना है, सेक्शन 24। लाइसेंस जो दे दिया गया है अब उसको मान लीजिए सस्पेंड करना है तो किस तरह किया जाएगा, किन प्रोविजंस में किया जाएगा, सेक्शन 25। कोई भी कंट्रावेंशन है, कोई भी वॉयलेशन है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो दी गई है वो सेक्शन 28 में दी गई है ना। फिर कंप्यूटर्स और डाटा का एक्सेस करना है, सेक्शन 29। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा, सेक्शन 30 और 31। तो बेसिकली जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो जितना भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, है ना, उस काम के अंदर, उस वर्क के अंदर कोई क्राइम ना हो, साइबर क्राइम जैसे हम लोग टर्म सुनते हैं, कोई फ्रॉड ना हो, उसको रोकने के लिए और फ्यूचर में और क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना, जितना ज्यादा हम ई कॉमर्स को यूज करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते जाएंगे, तो उन सबको रोकने के लिए बेसिकली इस एक्ट को बनाया गया है। अब इस एक्ट में एक और प्रोविजन ये दिया गया है कि अगर इस तरह के जो केसेस आएंगे जो ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड होंगे, है ना, कोई डिस्प्यूट होगा इस तरह का, तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो उसके लिए इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि उसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया जाए और उसका नाम है साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, इस ट्राइब्यूनल का क्या कंपोजिशन होता है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, पावर प्रोसीजर्स क्या है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो ये सेक्शन 48 में गिवन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एंड एस्टैब्लिश एपेलेट ट्राइब्यूनल कॉल्ड साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल। The central government also specify in the notification all the matters and places which fall under the jurisdiction of the tribunal. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल का को एस्टेब्लिश करे। तो सेक्शन 48 की इस पावर को यूज करते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर रेगुलेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल का गठन किया है, उसको एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया है कि इस ट्राइब्यूनल का जो अधिकार क्षेत्र है, जुरिडिक्शन है, वो क्या क्या रहेगा, कहाँ किन किन मैटर पे जो है वो सुनवाई कर सकता है। ठीक, कंपोजिशन की अगर हम बात करें ट्राइब्यूनल की, तो बेसिकली इसके अंदर एक ही पर्सन है ट्राइब्यूनल जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपॉइंट करती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, वो सेक्शन 50 में दी गई है। ही हैज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वो इंडियन लीगल सर्विसेज में ग्रेड 1 की पोस्ट पे, उसको 3 साल या उससे अधिक एक्सपीरियंस है, तो उसको भी इस ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टर्म की बात करें, ऑफिस है ना, द टर्म ऑफ ऑफिस सेक्शन 51 में गिवन है। तो बेसिकली 5 ईयर्स है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक, तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन अगर 62 ईयर्स में अपॉइंट किया है और 3 साल में ही 65 ईयर्स एज हो जाएगी, तो 65 ईयर्स एज में ही 3 साल में ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी पहले हो जाए, 5 साल पूरे पहले हो जाए या 65 ईयर्स एज पहले हो जाए। नाउ फिलिंग अप द वैकेंसी, सेक्शन 53 में गिवन है पूरा प्रोसीजर। इफ फॉर एनी रीजन other than temporary absence there is a vacancy in the tribunal, then the central government hires another person in accordance with the act, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी तभी क्रिएट होगी जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटायर हो जाएगा, तो उसकी जगह पे दूसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली अपॉइंट कर सकती है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्शन 54, presiding officer can resign from his office after submitting a notice in writing to the central government। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बीच में रिजाइन करना है तो रिटर्न में रेजिग्नेशन अपना देना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड he holds office until the expiry of 3 months from the date of central government receives such notice। बेसिकली इसमें 3 मंथ्स का नोटिस है ना। अगर आज की डेट में रेजिग्नेशन देता है कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उसको अगले 3 महीने जो है उस पर बने रहना पड़ेगा। ठीक,
या तब तक बने रहना पड़ेगा जब तक कोई उनका सक्सेसर जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, मतलब नेक्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। दूसरा, रिमूवल भी किया जा सकता है बीच में, और तो बेसिकली 2 केसेस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीच में ही रिमूव कर सकती है, एक मिसबिहेवियर का चार्ज और दूसरा इनकैपेसिटी। The central government can pass an order to remove the presiding officer of the Cyber Appellate Tribunal. However, this is only after the judge of the Supreme Court conducts an inquiry where the presiding officer is aware of the charges against him. ठीक है, गवर्नमेंट रिमूव तो कर सकती है, लेकिन उससे पहले जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे कि उनको क्यों निकाला जा रहा है बीच में, है ना। और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी पहले बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर ये चार्ज लगाए गए हैं। ठीक, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी का जो भी मामला है वो सही है, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। The government can regulate the procedure for the investigation of misbehavior or incapacity of the presiding officer. Now, according to this section, section 55 की हम बात कर रहे हैं, no order of the central government appointing any person as the presiding officer of the tribunal can be questioned in any manner. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है उनको किसी भी मैनर में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्दर नो वन कैन क्वेश्चन एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल इन एनी मैनर merely on the ground of any defect in the constitution of the tribunal. अभी जो ट्राइब्यूनल जैसे फॉर्म किया गया तो इसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब उसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ट्राइब्यूनल के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है खड़ा नहीं कर सकता। ठीक, नाउ साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील कैसे की जाती है, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 57 में दिया गया है। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, कोई शिकायत होती है, तो सबसे पहले कंट्रोलर या एजुडिकेटिंग ऑफिसर जो होता है उसके पास अपील करनी पड़ती है ना। अब उसका कोई भी जजमेंट होगा, अगर उस जजमेंट से कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही कैन अपील टू द साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन इन द मैटर। तो उस केस में वो पर्सन जो है साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक, नो अपील शैल लाई टू द साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एन एजुकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। अच्छा, दोनों अगर 2 पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है ना, तो दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, तभी साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में जो है अपील की जा सकती है। अब जो पर्सन अपील फाइल करेगा उसे 25 डेज के अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द कंट्रोलर और एजुडिकेटिंग ऑफिसर। एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो जजमेंट दिया है, जिस डेट में दिया है, उससे अगले 25 डेज के अंदर उसको अगर पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल में वो अपील कर सकता है ना। इस ड्यूरेशन के बाद सर्टेन केसेस में ही अगर डिले होता है तो सर्टेन केसेस में ही ट्राइब्यूनल अलाउ करता है अपील के लिए। ठीक, और साथ में जो भी अपील करने के साथ जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी अपील जो है ट्राइब्यूनल में सबमिट होगी। लेकिन अगर डिले होता है, इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड विद द रीजन बिहाइंड द डिले, है ना, और उसमें डिले का रीजन दिया जा रहा है और उस रीजन से एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है वो सेटिस्फाई है, तो 25 डेज के बाद भी अपील की जा सकती है। अब जब अपील रिसीव करेगा ट्राइब्यूनल, उसके बाद क्या होगा, द ट्राइब्यूनल गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पार्टीज टू द अपील टू स्टेट देयर पॉइंट्स बिफोर पासिंग द ऑर्डर, है ना। तो जो भी पार्टी उस केस में इन्वॉल्व हैं उन सबको अपने पॉइंट्स रखने के लिए मौका दिया जाएगा, सब पार्टी अपना अपना पक्ष रखेंगी, है ना। उसके बाद साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है सारे क्या कहते हैं, सारे पॉइंट्स देखने के बाद, सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही अपना ऑर्डर जो है वो पास करेगा। द साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल सेंड्स अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड टू ऑल द पार्टीज। अब ये जो ट्राइब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा उसकी कॉपी उसको हर एक पार्टी को भेजनी पड़ेगी जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, और साथ में ही इस केस में जो पहले कंट्रोलर या एजुकेटिंग ऑफिसर रहे हैं उनको भी वो ऑर्डर भेजा जाएगा।
बेसिकली ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, है ना, हमने पहले डिस्कस किया था थर्ड यूनिट में कि ट्राइब्यूनल्स बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं कि जो केसेस हैं उनको एक फास्ट मैनर में उनको खत्म किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, है ना। तो बेसिकली इन ट्राइब्यूनल्स का मेन काम यही होता है। इसमें ये साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि केस की सुनवाई जल्दी हो और विद इन 6 मंथ जो है वो केस को सॉल्व कर दिया जाए और उसमें कोई जजमेंट दे दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल ने जो है कोई भी जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट को फाइनल मान लिया जाए। मान लीजिए कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसमें प्रोविजन दिया गया है वो पार्टी या वो पर्सन जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके लिए सेक्शन 62 है। तो ये अपील उसको विद इन 60 डेज करनी होगी, ठीक है। If a person is not satisfied with the decision or order of the tribunal, then he can file an appeal with the High Court. He must do so within 60 days of receiving the communication of the order decision from the tribunal. ठीक है। और लास्ट में इस एक्ट में हमारे पेनल्टीज हैं, ऑफेंसेस हैं कि अगर कोई पर्सन जो है डिफरेंट सेक्शंस जो दिए गए हैं इसके अंदर या जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनका वायलेशन करता है ना, उनका उल्लंघन करता है, तो क्या क्या पनिशमेंट है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी पनिशमेंट है, लेकिन हम समरी में कुछ ही पनिशमेंट को देखेंगे, है ना। इतनी पनिशमेंट हम इसमें देख लेंगे कि अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो इजीली आपको जो है नंबर मिल सके। तो सेक्शन 65, any person tamper, conceal, destroy or alter any computer source document intentionally, then he shall be liable to pay penalty up to 2 lakh rupees और imprisonment up to 3 years। कोई पर्सन जो है जानबूझ के किसी भी ऐसे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को नुकसान करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में उस पर्सन पे 2 लाख रुपीज का फाइन हो सकता है या 3 साल की उसको जेल हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 66, अगर कोई भी पर्सन जो है वो सेक्शन 43 जो है हमारा इसमें एक्ट के अंदर, और बल्कि इसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर उनका वायलेशन करता है ना, तो उसके लिए 5 लाख रुपीज का फाइन है, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है या दोनों हो सकते हैं। फिर सेक्शन 66 भी, अगर कोई भी पर्सन जो है डिसऑनेस्टली कोई भी चोरी का कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर रिसोर्स हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, जो चोरी का है अपने पास रखता है और पकड़ा जाता है बाद में, ठीक है, तो उस पर 1 लाख रुपीज का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स है या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर कोई भी पर्सन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गए, पासवर्ड हो गए, ठीक है, उनका वो यूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और पासवर्ड किसी और पर्सन के है, बिना उसकी मर्जी के कर रहा है ना, तो उस केस में भी 1 लाख रुपीज का फाइन है, 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है या दोनों हो सकते हैं। फिर कोई भी पर्सन है वो जानबूझ के किसी एरिया में, है ना, कोई पब्लिक एरिया, कोई प्राइवेट एरिया है, ठीक है, किसी की कोई बिल्डिंग हो सकती है, घर हो सकता है, उसकी इमेज को कैप्चर कर रहा है, पब्लिश कर रहा है उसको, है ना, या इमेज को ट्रांसमिट कर रहा है पब्लिक एरिया की, ठीक है, और उसने परमिशन नहीं ली है, ठीक है, तो उस केस में भी 2 लाख रुपीज का फाइन है या 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है या दोनों हो सकते हैं। देन a person does any act electronically or with the use of computer with intent to threaten unity, integrity, security or sovereignty of India, then he shall punishable with imprisonment for life। अब देखिए इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी है ना, उम्र कैद जिसको बोलते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, है ना, इनको नुकसान पहुंचाता है और उसके लिए कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिकली जो माध्यम है उसका यूज कर रहा है, तो उसको लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर कोई पर्सन जो है ना, वो अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से कोई ऑब्सीन इमेजेस जो है वो इधर से उधर सेंड कर रहा है, ऑब्सीन वीडियो सेंड कर रहा है, तो उसके लिए 10 लाख रुपीज का फाइन है, 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है या दोनों हो सकते हैं, ठीक। और दूसरी बार अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसमें फाइन 10 लाख रुपीज का है, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट है उसको 2 साल और बढ़ा दिया गया है। फिर इफ एनी पर्सन हु हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक, रजिस्टर, करस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट,
किसी पर्सन की बिना परमिशन लिए उसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बुक या रजिस्टर को अगर कोई पर्सन एक्सेस करता है तो 1 लाख रुपीज, 2 years का इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद कोई भी पर्सन जो है इंडिया के बाहर है अगर मान लीजिए, है ना, और इस एक्ट का उल्लंघन करता है, एंड इफ द एक्ट और कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन इन्वॉल्व अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, बाहर रहते हुए इंडिया के कंप्यूटर, इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको यूज करता है, तो देन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस, है ना। तो ये वाला जो इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट्स हैं, वो उस पर्सन के ऊपर भी लागू होंगी, अब वो पर्सन चाहे इंडिया का हो चाहे ना हो, ठीक। फिर any computer system, floppies, compact discs, tape drivers or any other accessory related thereto in respect of which any provision of this act, rules, order or regulate made thereunder is being contravened shall be liable to confiscation। अब देखिए कोई भी पर्सन जो है इस एक्ट के प्रोविजन का वॉलेशन करता है और उसमें कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइवर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी को यूज कर रहा है और पकड़ा जाता है बाद में, तो उसकी ये सारी चीजें जो है कॉन्फिस्केट की जा सकती हैं। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त कर लेना, है ना। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने जो है इन सब चीजों का यूज नहीं किया लेकिन फ्रॉड में वो शामिल है, तो सिर्फ पर्सन को एक्सेप्ट किया जाएगा उस केस में इस तरह की एक्सेसरीज जो है उनको कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी पनिशमेंट है। तो इस एक्ट में हमने ये देखा कि इस एक्ट को बेसिकली बनाया इसीलिए गया है ताकि इंडिया में जितने भी फ्रॉड्स वगैरह हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह जो है उनको रोका जा सके, है ना, और जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं उनको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।